चलिए आज हम लोग बात करते हैं बेसिकली दैट इज अ क्वांटम रिक्वायरमेंट की। तो बेसिकली क्वांटम रिक्वायरमेंट होता क्या है? तो मैंने कहा कि दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वांटा or photons to release 1 mole of oxygen. तो सीधी सी बात यह है कि क्वांटम रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है? तो क्वांटम रिक्वायरमेंट का मतलब यह है कि कितनी फोटोन चाहिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर देखा जाए तो क्वांटम रिक्वायरमेंट जो है या क्वांटम रिक्वायरमेंट जो है दैट इज अ QR, वो बराबर होता है 8 फोटॉन्स के। इसका मतलब 8 फोटोन चाहिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? बताइए जल्दी से। जी सर। ओके, तो नेक्स्ट आइए दैट इज द क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड क्या चीज है? तो क्वांटम यील्ड का मतलब क्या है? द नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल released by 1 photon or quantum. 1 photon or quantum of light during photosynthesis. तो इसका मतलब क्वांटम यील्ड का मतलब यह हुआ कि कितना ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है एक फोटोन को यूज करके। और फोटोन जानते हैं आप लोग या नहीं जानते हैं, ये बताइए। हाँ जी, एनर्जी के पैकेट्स। दैट इज एन एनर्जी के पैकेट्स। तो बेसिकली होता क्या है कि जो लाइट आ रही है, एक तो आपने कह दिया कि ये वेव की फॉर्म में आ रही है, लेकिन लाइट पैकेट की फॉर्म में भी आती है। और ये जो पैकेट्स हैं, ये वाले जो पैकेट्स हैं, ये पैकेट्स, इन पैकेट्स को हम कहते हैं बेसिकली फोटॉन्स। तो ये कह रहा है कि एक फोटोन से, इस फोटोन से कितनी ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, दैट इज नोन एज अ क्वांटम यील्ड। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? अगर क्वांटम यील्ड की बात की जाए तो क्वांटम यील्ड बराबर होता है दैट इज अ 0.125 या फिर 12.5%। यह है क्वांटम यील्ड। क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट आइए, दैट इज अ कीमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। दैट इज अ कीमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। कीमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की अगर बात करें तो ये दी थी बेसिकली पीटर मिशेल ने। अब ये होता क्या है हमें ये भी समझ में आना चाहिए। तो ये एक तरीके का ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है। क्या मतलब है इस बात का? हाँ जी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब है, क्या समझ में आता है? ऑक्सीडेटिव का मतलब एक बात तो तय है कि यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है यहां पर? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये बताइए कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन? जल्दी बताइए तेज, ऑक्सीडेशन क्या होता है? या फिर H का रिमूव होना। ऑब्वियसली, यानी या तो हाइड्रोजन का रिमूव होना और या फिर ऑक्सीजन का ऐड होना। ये बात आपको पता है, ठीक है। अब इसके आगे लिखा है फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है?
तो इसका मतलब है दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ, किस चीज का फॉर्मेशन होगा फॉस्फोराइलेशन में? एटीपी और दैट इज एनएडीपी। एन एटीपी एंड NADPH। क्या ये बात सही है? तो जी सर। अब इस वर्ड से क्या मतलब समझ में आने लगा आपको, ये बताइए। इस वर्ड से अब क्या मतलब समझ में आने लगा कि यानी फॉर्मेशन ऑफ एटीपी या NADPH हो रहा है, लेकिन किसकी वजह से हो रहा है? ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? हाँ जी। जी सर। ओके, ये बेसिकली एटीपी सिंथेसिस है, ठीक है, ड्यू टू प्रोटॉन ग्रेडियंट, ड्यू टू प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन के अक्रॉस अगर देखा जाए तो प्रोटॉन डिफरेंस है। इस प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मान लेते हैं कि 4 प्रोटॉन है और बाहर अगर देखें तो 1 प्रोटॉन है। तो इसका मतलब अगर आप देख रहे हैं कि अंदर और बाहर प्रोटॉन के कंसंट्रेशन के अंदर डिफरेंस है या नहीं है, और अगर कंसंट्रेशन में फर्क है तो दैट इज नोन एज अ प्रोटॉन ग्रेडियंट। और अब हम देखना है कि कैसे प्रोटॉन ग्रेडियंट या किस तरीके से एटीपी सिंथेसाइज हो रहा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से। तो अगर इसकी बात की जाए तो मैंने कहा कि दिस वन इज अ दिस इज द ग्रेना। क्या ये बात सही है? हाँ जी, ये बताइए जी कि सर। ये वाला जो ग्रेना है दिस इज द ग्रेनुलर मेम्ब्रेन, हाँ या ना? तो दिस इज अ ग्रेनल, या बल्कि हम ग्रेनल थाइलाकॉइड है ये। सही बात तो ये है कि दिस इज अ ग्रेनल थाइलाकॉइड। तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, इसको आप कह सकते हैं कि मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड, या नहीं है? दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड। और मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड का दूसरा नाम क्या है, जरा बताइए जल्दी से। दैट इज अ फ्रेट चैनल। यानी मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड को आप क्या कहते हैं? हाँ जी, मेम्ब्रेन ऑफ चैनल। थाइलाकॉइड को क्या कहते हैं आप? फ्रेट चैनल। ये बात याद रहेगी या नहीं रहेगी, जल्दी बताइए। सर तो ये वाली जो मेम्ब्रेन है दिस वन इज अ फ्रेट चैनल, और ये अंदर स्पेस है ना, तो इस स्पेस को आप क्या कहते थे, जरा बताइए जल्दी से। दिस इज कॉल्ड एज ल्यूमेन। ल्यूमेन का मतलब हो गया दिस इज एन स्पेस। यहां तक क्लियर है या नहीं है? और इसकी बात कर लें तो दिस इज एन स्ट्रोमा, ये आपको पता है। अब अगर मैं यहां पर दिखाऊं तो मैंने कहा कि दिस इज PS सेकेंड। क्या है ये? PS सेकेंड। जरा बताइए, PS सेकेंड से जब इलेक्ट्रॉन निकलता तो किसके पास जाता था, जरा कौन कैच करता था, जरा सोचिए। प्लास्टोक्विनी। तो दैट इज फियोफाइटिन के पास। फियोफाइटिन के पास जाता था। आप जो बता रही हैं वो PS1 है। फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता था? दैट इज अ प्लास्टोक्विनोन के पास। और अगर देखा हो, याद हो कुछ, तो यहाँ पर अच्छा चलिए अब देखिए, ये ल्यूमेन के अंदर आपको पता है कि ये थाइलाकॉइड है। ऑब्वियस बात है कि दिस वन इज अ ग्रेनल थाइलाकॉइड या कोई भी थाइलाकॉइड है। और थाइलाकॉइड के अंदर अगर आप देखें तो लाइट रिएक्शन होता है। क्या ये बात सही है? नहीं है? बताइए जल्दी से। अब मैंने कहा कि जब यहाँ पर ये वाटर टूटेगा तो वाटर किस किस में टूटेगा, जरा ये बताइए जल्दी से। दैट इज एन H प्लस प्लस OH माइनस में। क्या ये बात सही है? नहीं है? यस सर। बताइए। ओके, अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे, अल्टीमेटली तो यहाँ से जो प्रोटॉन रिलीज हुआ था उसके साथ साथ अगर याद हो आपको तो एक इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हुआ था, नहीं हुआ था? बताइए, याद है?
क्योंकि वहां पर आपको मैंने लिखा था कि डेट इज अ 4OH माइनस आयन, इस तरीके से होता था, डेट इज अ 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, याद है? ये बात नहीं है? तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा फोटोसिस्टम सेकंड में। क्या ये बात सही है या नहीं है? Yes, sir. तो ये Yes, sir. अल्टीमेटली आ गया इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अब अगर देखा जाए तो इस थाइलाकॉइड के ऊपर ये इस तरीके से लाइट फॉल कर रही है, ये फॉल कर रही है, दिखाई दे रही है? अब उसी तरह जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इसने इलेक्ट्रॉन को जंप करा दिया, और जंप करने पर इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? दैट इज अ फियोफाइटिन के पास। इसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी चाहिए था, याद है? फिलहाल ये फियोफाइटिन के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचा, तो इलेक्ट्रॉन अब फियोफाइटिन से किसके पास जाएगा? हाँ जी, प्लास्टोक्विनोन के पास, याद है? जी सर। प्लास्टोक्विनोन के पास जब ये पहुंचा तो इलेक्ट्रॉन जब यहां आया तो इसने क्या किया कि 2 प्रोटॉन को बाहर से ले लिया, समझ रहे हैं? ये इस जगह से 2 प्रोटॉन ले लिए, दिखाई दे रहा है यहां पर? नहीं। और अब 2 प्रोटॉन जब इसने ले लिया और इलेक्ट्रॉन इसके पास था ही, तो ये चेंज हो गया PQH2 में, दैट मीन्स ये रिड्यूस फॉर्म में चेंज हो गया। क्या यहां तक बातें समझ में आ रही हैं? नहीं आ रही हैं? बताइए। Yes, आ रही है। ओके, इसके बाद अगर देखा जाए, अरे यार ये बड़े मजाक करते रहते हैं, आएंगे गायब हो जाएंगे। तो मैंने कहा कि यहां तक आपको बात समझ में आ रही है। इसके बाद अगर देखा हो, याद हो आपको, प्लास्टोक्विनोन से ये जाता था साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास, याद है या नहीं है? जी सर। और इसके पास से किसके पास जाता था इलेक्ट्रॉन, जरा बताइए? सर प्लास्टोसाइनिन। दैट इज अ प्लास्टोसाइनिन के पास जाता था। यहां तक क्लियर है या नहीं है? अच्छा चलिए, अभी यहां तक क्लियर है तो पहले तो ये देख लीजिए कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन थे, ये वाले, ये जो हाइड्रोजन 2 प्रोटॉन थे, ये प्रोटॉन आ जाएंगे यहाँ पर। कहाँ पर आ गए? ये बाहर से प्रोटॉन कहाँ पर आ गए? अंदर आ गए नहीं आ गए? ल्यूमेन में, स्पेस में आ गए नहीं आए? बताइए। ये 2 प्रोटॉन ऐसे आए जिसकी वजह से प्लास्टोक्विनोन जो था वो रिड्यूस फॉर्म में चेंज हो गया, और रिड्यूस फॉर्म में जब चेंज हो गया तो इसने प्रोटॉन तो इधर ट्रांसफर कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को आगे पहुंचा दिया, और ये जो प्लास्टोक्विनोन था ये वापस चला गया यहाँ पर। क्या ये क्लियर हुई बात, नहीं हुई? हाँ जी, Yes, ये sir. प्लास्टोक्विनोन फिर यहाँ आ गया, फिर से इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 प्रोटॉन पकड़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा, प्रोटॉन को अंदर शिफ्ट कर देगा। क्या ये क्लियर? उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास गए? साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के बाद। क्या यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद अगर देखा जाए तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंचे? दैट इज अ प्लास्टोसाइनिन के पास। ठीक है, प्लास्टोसाइनिन के पास से ये जाते थे फोटोसिस्टम 1 के पास। किसके पास जाएंगे? दैट इज अ फोटोसिस्टम 1 के पास जाएंगे। क्लियर है? फोटोसिस्टम 1 के पास से अगर याद हो तो इसके ऊपर भी लाइट फॉल करेगी। भाई सीधी सी बात है, लाइट तो इस पर भी फॉल करेगी, क्योंकि ये भी तो फोटो सिस्टम था, और फोटो सिस्टम का मतलब इसका रिलेशन लाइट से है। अब जब इसने लाइट एब्जॉर्ब करी तो इसने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन को जंप करा दिया आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के पास में। क्या ये क्लियर है बात, नहीं है? यस सर। और आयरन सल्फर के बाद से ये किसके पास जाएगा? हाँ जी, पैराडॉक्सिन के पास। और जा कौन रहा था? हाँ जी, ये 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, यही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, यही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, यही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आए। इसके बाद जब पैराडॉक्सिन पर आया तो पैराडॉक्सिन पर मैंने कहा कि एक NADP प्लस 2H प्लस कंबाइन करेगा, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले जो आ रहे हैं वो यूज होंगे, और ये बना देगा NADPH। और जब NADPH बन जाएगा तो ये यहाँ पर कौन सा एंजाइम यूज हुआ था? दैट इज एन NADP। बताइए जल्दी से। पिछली बार मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था कि जहां पर भी NAD होगा दैट इज अ डिहाइड्रोजनेज होगा।
तो यहाँ पर ये आ गया डिहाइड्रोजनेस। तो अल्टीमेटली NADPH बन गया या नहीं बन गया? अब ऐसा करने से आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लगातार बाहर के प्रोटॉन अंदर आ रहे हैं, जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो अंदर लगातार प्रोटॉन बढ़ता जा रहा है, लगातार प्रोटॉन बढ़ता जा रहा है। ये बढ़ रहे हैं प्रोटॉन या नहीं बढ़ रहे हैं? देख लीजिए, बढ़ रहे हैं। Yes, sir. और जब प्रोटॉन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे अंदर, तो बाहर के कंपैरेटिव में और अंदर के कंपैरेटिव में प्रोटॉन में डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा? जी सर। और जब डिफरेंस आएगा तो अब ये आ गया आपका, दैट इज एन ATPase। ये आ गया ATPase, या इसी का एक और नाम है, दैट इज ATP सिंथेटेज। यहां पर अगर इसकी बात करें तो दिस इज CF0 कहलाता है। C का मतलब है क्लोरोप्लास्ट का F0 पार्टिकल, और ये कहलाता है क्लोरोप्लास्ट का F1 पार्टिकल। क्लियर है बात? जब यहां पर डिफरेंस पैदा हो गया था, तो इस डिफरेंस की वजह से अंदर से प्रोटॉन बाहर आएगा, और जब अंदर से प्रोटॉन बाहर आएगा तो मैंने कहा कि इस बार अगर आप देखें तो यहां पर 3 प्रोटॉन आए हैं, और 3 प्रोटॉन इतनी एनर्जी रिलीज कर जाएंगे कि एक ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को आपस में कंबाइन करा देगा और फॉर्म कर देगा ATP। तो अल्टीमेटली ATP फॉर्म हुआ है नहीं हुआ? बताइए जल्दी से। तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो ATP यूज करेगा या वापस से उसी साइकिल में डाल देगा? मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, दोबारा बताइए। जो NADP से NADH बना है, NADP से NADPH बना है, ये वाला, ये इसकी कह रही हैं आप? जी हाँ। जो NADPH बना है उस प्रोसेस में वो 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर लेगा, या वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो वापस से साइकिल नहीं, में वो तो भेज यूज देगा? करेगा। अरे जब 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा तभी तो ये कंबाइन कर पाएगा। ओके सर। समझे बात? ये बिल्कुल ऐसे करेगा कि अगर आप देखें तो यहाँ पर NAD+ था, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो ये कन्वर्ट हुआ NADP में, और फिर इसने एक और इलेक्ट्रॉन लिया तो NADP ने अब एक और इलेक्ट्रॉन लिया, जिसकी वजह से ये कन्वर्ट हुआ, दैट इज एन NADP- में, जिसकी वजह से आसानी से प्रोटॉन बाइंड अप कर गया इससे, ये नेगेटिव पॉजिटिव बाइंड कर गया। नहीं समझे अभी बात? तो ये इलेक्ट्रॉन तो ट्रैप हो गए। और बताइए, यहां तक कहानी समझ में आई? कुछ नहीं आई है? जल्दी बताइए। ओके, जी सर। तो आगे बढ़ जाएं। जी चलिए नेक्स्ट आइए। तो ये था आपका कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो ये क्लियर हो रही है सारी चीजें। अब आते हैं नेक्स्ट, बेसिकली दैट इज अ डार्क रिएक्शन पर। यहां पर अब कंप्लीट हो चुका है आपका लाइट रिएक्शन। अब बात करेंगे अब हम, दैट इज अ डार्क रिएक्शन पर। तो डार्क रिएक्शन में क्या काम होता था, जरा बताइए, कुछ याद हो तो छोटा मोटा। ATP और NADPH को यूज करके CO2 हाँ को जी, कन्वर्ट करते ATP और आपने बताया NADPH को यूज करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हैं। दैट इज ग्लूकोज में। अच्छा, इस ग्लूकोज के अंदर अगर देखा जाए तो ये जो हाइड्रोजन है ना, ये वाला, तो ये हाइड्रोजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड दोनों यूज होंगे, जिससे क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। और उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो आपका NAD+ अलग हो जाएगा, प्लस ATP आपका टूट जाएगा ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। तो इसका मतलब अगर आप देखें तो NADPH का जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ जाके लग रहा है? किसके साथ? हाँ जी, CO2 के साथ। और अल्टीमेटली क्या बना रहा है? ग्लूकोज। क्लियर है? और ATP ने एनर्जी प्रोवाइड कर दी जिससे कि ग्लूकोज आसानी से बन जाए। ठीक है,
यहां तक बात समझते हैं आप? आपको याद है कि ये वाटर टूटा था, याद है? किस किस में टूटा था वाटर? H plus OH minus. H प्लस और OH माइनस में, ठीक है ना? ये H प्लस आयन जो है वो किसके साथ बाइंड कर गया था पहले? NADP के साथ में, और इसने बना दिया था NADPH, और बाद में NADPH ने ही हाइड्रोजन डोनेट किया कार्बन डाइऑक्साइड को और फाइनली बना दिया ग्लूकोज। क्या ये बात क्लियर हुई यहां तक या नहीं हुई? Yes, हाँ sir. जी। तो ये काम हुआ है बेसिकली डार्क रिएक्शन में। अब मुझे ये बताइए कि डार्क रिएक्शन कितने तरीके से हो सकता है? तो दैट इज टेक्स प्लेस बाय, कितने तरीके से हो सकता है? टेक्स प्लेस बाय 3 डिफरेंट साइकिल्स से। कितने डिफरेंट साइकिल से हो सकता है ये? 3 डिफरेंट साइकिल से। क्या ये बात क्लियर है? एक कहलाती है C3 साइकिल, एक कहलाती है C4 साइकिल, और एक कहलाती है दैट इज अ कैम साइकिल। क्लियर है बात? अच्छा, एक और बात बताइए कि ये जो डार्क रिएक्शन है ये कहां पे होता है, किस जगह पर? वो जगह क्या है? तो दैट इज एन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होगा। अब आते हैं C3 साइकिल की बात कर लेते हैं। तो C3 साइकिल का एक और नाम क्या है? दैट इज अ कैल्विन साइकिल। बेंसन साइकिल। C4 का दूसरा नाम क्या है? Hatch-Slack साइकिल। हैच एंड स्लैक साइकिल। और कैम साइकिल का नाम? क्रासुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रासुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। यहां तक क्लियर है या नहीं है? यस सर। तो नेक्स्ट आते हैं सबसे पहले दैट इज अ C3 साइकिल पर। C3 साइकिल जो होती है वो 3 स्टेप्स में होती है। तो दैट इज टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। तो ये 3 स्टेप्स में होगी। पहला स्टेप होगा कौन सा है? दैट इज अ कार्बोक्सिलेशन। दूसरा स्टेप क्या है? रिडक्शन। हाँ जी, रिडक्शन। ग्लाइकोसिडिक रिवर्सल। और थर्ड है रीजनरेशन ऑफ RUBP। RUBP का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज अ राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। तो रीजनरेशन ऑफ RUBP। तो RUBP का फुल फॉर्म क्या बताया आपने? हाँ जी, दैट इज अ राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। हालांकि आपके पेपर में ये साइकिल तो नहीं पूछी जाएगी, लेकिन पहला स्टेप समझ लीजिए इसका क्या है। तो अगर कार्बोक्सिलेशन में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर इस स्टेप में क्या हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड और RUBP कंबाइन करेगा और बनाएगा 3PGA। PGA का फुल फॉर्म क्या है? Phosphoglyceric acid. तो दैट इज अ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर जरा बताइए कितने कार्बन होंगे, अंदाजा बता दीजिए। हाँ जी, 6 carbon. कितने होंगे? 3 कार्बन। तो इसके अंदर होंगे 3 कार्बन। क्लियर है बात? और जब 3 कार्बन पहले प्रोडक्ट में है तो इसीलिए साइकिल का क्या नाम पड़ गया है? C3. C3 साइकिल। तो ये C3 का मतलब क्या है कि पहले प्रोडक्ट के अंदर कितने कार्बन है?
थ्री 3. कौन सा एंजाइम यूज होगा यहाँ पर? इसको तो डेट इज रूबिस्को। क्लियर है? अच्छा ये बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन है? हाँ जी, कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन है? वन। आरयूबीपी में कितने कार्बन है? तो टोटल कार्बन कितने हो गए? 6 हो गए। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई बाई 2, तो इसका मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है? दिस स्टेप इज नोन एज कार्बोक्सिलेशन। क्या ये क्लियर है बात या नहीं है? Yes, sir. इसके बाद कई और भी स्टेप्स हैं, वहां तक हमें नहीं जाना है, वो सब पेपर में नहीं पूछा जाता। अब क्या पूछा जाता है वो देखते हैं हम। तो आते हैं बेसिकली नेट रिएक्शन ऑफ C3 साइकिल। तो C3 साइकिल का नेट रिएक्शन क्या है ये देखते हैं। तो अगर आप इसमें नेट रिएक्शन देखेंगे तो मैंने कहा कि इसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुआ है, 6 RuBP यूज हुआ है, प्लस 18 NADPH यूज हुआ है, प्लस 18 नहीं है बल्कि ये 12 है। हाँ जी, 12 क्यों है जरा बताइएगा, कुछ आइडिया है? 12 NADPH का यूज क्यों हुआ है? हाँ जी जल्दी बताइए। ऑब्वियस बात है कि ग्लूकोज को बनाने के लिए 12 हाइड्रोजन चाहिए, तो इसका मतलब हाइड्रोजन डोनेट कौन कर रहा है? तो NADPH। NADPH कहां से लाया हाइड्रोजन? तो ये लेके आया वाटर से हाइड्रोजन। आपको पता है बात कि वाटर से लाया ये हाइड्रोजन। कौन लाया वाटर से हाइड्रोजन? दैट इज NADPH। और इसका काम है कि ग्लूकोज के अंदर हाइड्रोजन को डोनेट करना। तो ग्लूकोज के अंदर कितने हाइड्रोजन चाहिए ताकि NADPH ताकि ग्लूकोज बन जाए? तो आपको पता है कि ग्लूकोज को बनाने के लिए 12 हाइड्रोजन चाहिए, और जब 12 हाइड्रोजन चाहिए तो इसीलिए 12 NADPH यूज हुआ है। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हाँ जी एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। तो नेट रिएक्शन में आपने देखा कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 RuBP प्लस 12 NADPH प्लस 18 ATP यूज हुए, तो इसने बनाया C6H12O6 प्लस 6 RuBP, 6 RuBP प्लस 12 NADP प्लस 18 ADP प्लस 18 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ये है बेसिकली नेट रिएक्शन किसका? C3 साइकिल का। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई है बताइए? यस सर। अच्छा एक कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पर मैंने कहा कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए ये सारी चीजें चाहिए। एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए क्या करना होगा? तो आप क्या करिए कि सबको डिवाइड कर लीजिए 6 से। जब आप सबको डिवाइड कर लेंगे 6 से तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ रही है और क्या क्या फॉर्म हो रहा है। तो मैंने कहा कि अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, डेट इज कार्बन डाइऑक्साइड 1 और RuBP 1 और 6 2 12, तो इसका मतलब हुआ NADPH2 यूज होंगे। उसके बाद अगर देखा जाए तो 3 ATP यूज हो जाएंगे, और जो फॉर्म होगा अल्टीमेटली, ठीक है मैंने डायरेक्टली बता दिया कि ये फिलहाल ग्लूकोज बन जाएगा, और इसकी बात मैं नहीं कह रहा हूँ। मैंने कहा कि RuBP 1 दोबारा से रिलीज हो जाएगा, जैसा यूज हुआ था वैसे ही दोबारा रिलीज हो गया। और अगर देखा जाए तो 2 NADP प्लस यूज हो जाएंगे, प्लस 3 ADP प्लस 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये है 1 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो यहां तक क्लियर हुई कहानी या नहीं हुई है? ये जो RuBP था
अगर आपको याद हो तो आरयूपी पहले स्टेप में यूज हो रहा है, देख लीजिए। और जब पहले स्टेप में यूज हो रहा है तो मैंने कहा कि C3 साइकिल के अंदर जो तीसरा स्टेप है वहां पर होगा रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी। तो यहां पर रीजनरेशन हो जाएगा आरयूबीपी का, दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। यहां तक बातें क्लियर हुई या नहीं हुई, बताइए। हाँ जी जी। सर। तो मुझे ये बताइए कि एक ग्लूकोज को बनाने के लिए ये वाली साइकिल कितनी बार रिपीट करेगी, कितनी बार? तो ये वाली साइकिल रिपीट करेगी 6 बार। समझ रहे हैं? 6 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, फिर ये 6 इस तरीके से, तब जाके ग्लूकोज बनेगा। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ओके। अब ये बताइए कि C3 साइकिल एडवांस साइकिल है या खराब साइकिल है? जी, तो मैंने कहा कि दैट इज अ इविल ऑफ, इविल माने क्या होता है? C3 साइकिल। हाँ जी, इविल क्या है? इविल किसको कहते हैं? खराबी। खराबी किसकी? C3 साइकिल की। और वो खराबी है दैट इज अ फोटो रेस्पिरेशन। तो C3 साइकिल की जो खराबी है वो है बेसिकली फोटो रेस्पिरेशन। अब सवाल ये है कि आखिर फोटो रेस्पिरेशन होता क्या है? तो अगर देखा जाए तो पहली चीज, इस फोटो रेस्पिरेशन को जो डिस्कवर किया था, दैट इज डिस्कवर्ड बाय टायो एंड डेकर ने, दैट इज टायो एंड डेकर ने किया था इन टोबैको के अंदर, टोबैको प्लांट के अंदर। और अब अगर देखा जाए तो इस साइकिल का एक और भी नाम है, दैट इज अ पीसीओ। और अगर देखा जाए तो इसका एक और भी, पहले तो पीसीओ का फुल फॉर्म समझ लीजिए कि पीसीओ का फुल फॉर्म क्या है। दैट इज अ फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन, फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन, यानी यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसी का एक और नाम है दैट इज अ C2 साइकिल। ये बताइए इसका नाम C2 साइकिल क्यों पड़ा होगा, जल्दी बताइए। Sir, two carbon compounds form only. पहला Combined प्रोडक्ट करके जो सर। होगा वो 2 कार्बन का होगा, पहला प्रोडक्ट 2 कार्बन का। और जब पहला प्रोडक्ट 2 कार्बन का होगा इसीलिए इसका नाम पड़ गया दैट इज अ C2 साइकिल। यहां तक क्लियर है या नहीं है? एक तरीके Yes, से sir. देखा जाए तो ये वेस्टफुल प्रोसेस है। दिस इज द वेस्टफुल प्रोसेस, बेकार वाला प्रोसेस है, समझ रहे हैं? और तकरीबन 25% कार्बन लॉस्ट हो जाता है इससे, बजाय कार्बन फिक्स होने के लॉस्ट हो रहा है इससे। तो यहां तक क्लियर हुई बात। इसके बाद अगर देखा जाए तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने कहा कि टेक्स प्लेस इन 3 सेल ऑर्गेनेल। जी बताइए कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल से जहां पर ये हो रहा है? हाँ जी, कम। Chloroplast, peroxisome, तो mitochondria. दैट इज अ क्लोरोप्लास्ट, दूसरा आपने बताया पैरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। एंड माइटोकॉन्ड्रिया यहां पर होगा। अच्छा, अब सवाल यह है कि कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है? तो बेसिकली वो कंडीशंस क्या हैं जो फोटो रेस्पिरेशन के लिए जिम्मेदार हैं? तो पहली चीज है दैट इज अ हाई लाइट इंटेंसिटी। हाई लाइट इंटेंसिटी है, तो यह है बेसिकली हाईलाइट इंटेंसिटी। और दूसरी बात अगर की जाए तो एक है हाईलाइट इंटेंसिटी हो गया, और अगर दूसरी बात की जाए तो मैंने कहा कि रूबिस्को की वजह से, रूबिस्को की वजह, रूबिस्को के अंदर अगर देखा जाए तो एक ये है C और एक है O। तो C जो है ये
कार्बोक्सिलेज वाली एक्टिविटी करता है और O जो है ऑक्सीजनेज वाली एक्टिविटी करता है, दैट इज एन ऑक्सीजनेज वाली एक्टिविटी। तो ऑक्सीजनेज का मतलब ये हुआ कि ये ऑक्सीजन को फिक्स कराएगा, यानी ऑक्सीजन को फिक्स नहीं बल्कि ऑक्सीजन को फिक्स करेगा या यूज कर लेगा। और यहां पर अगर देखा जाए तो कार्बन